सर मैं इंसिया बोल रही हूँ। सर आवाज आ रही है? आ रही है इंसिया आ रही है। सर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे जैसे से दबाते हैं तो वो अंदर की तरफ उसकी सरफेस जाती है, तो सर उसको वर्क डन बोलेंगे बिकॉज अंदर की तरफ तो गई सरफेस। बिल्कुल बोले उसको वर्क डन। Yes, sir. From the point of application of force. मैंने ये बताया था कि आ ही रहा था इसकी डेफिनेशन में, लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि हम जहाँ पे फोर्स लगाते हैं, अगर मान लो जिस पॉइंट पे आपका फोर्स लगा है अगर वो डिस्प्लेस कर गया तो ही आप वर्क डन कहोगे, अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है तो वर्क डन इज जीरो। तो एक्चुअली जो वर्क डन की डेफिनेशन होती है ना, वर्क डन की डेफिनेशन सुनो क्या होती है। वर्क डन की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ component of the force, product of component of force in the direction of displacement and displacement of point of contact, point of application लिख लो, point of application of force। बाकी सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, क्या चल रहा है? Yes. Yes. मान लो कि अगर मेरे पास में, अच्छा मुझे सब बच्चे बताएंगे पहले कि एक ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, आयरन बॉक्स है, आयरन बॉक्स है, इसको मैंने फोर्स लगाया, मुझे बताओ इसका वर्क डन कितना है? Zero. लेकिन अगर मैंने बोला कि यहीं पे मेरे पास में अगर ऐसी एक दीवार है। सर डाउट है सर इस वाले में। हाँ बोलो। सर लास्ट टाइम जब हमने किया था तो आपने बोला था आयरन में भी इलास्टिसिटी होती है, फोर्स लगेगा तो स्लाइट डिफरेंस कॉज होता है, थोड़ा सा अंदर सरफेस शिफ्ट होती है, तो सर इसमें इलास्टिक का मतलब होता है आयरन इज, अच्छा मुझे सब बच्चे बताएंगे कि आयरन ज्यादा इलास्टिक है कि रबर बैंड ज्यादा इलास्टिक है? आयरन ज्यादा इलास्टिक है, तो इलास्टिक की डेफिनेशन क्या होती है? सर जो अपनी पोजीशन दोबारा गेन कर ले, अपनी शेप दोबारा गेन कर इसका मतलब ये नहीं है कि जो खींच के लंबा हो जाए। इलास्टिक का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट विच कैन रिगेन शेप। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ सर बताइए। चलो जी भाई, तो ये चीज समझ में आ रही है। इलास्टिक का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट विच कैन रिगेन इट शेप इंस्टेंटली। बात समझ में आ रही है? ऐसा ऑब्जेक्ट अपनी शेप। तो अब मुझे बताओ कि मैंने आयरन के डब्बे को दबाया तो ये दबा, लेकिन इसने दोबारा से अपनी शेप ले ली और इतना क्विकली कि हमें समझ ही नहीं आया। बट अगर मान लो कि मैंने बोला यहाँ पे एक स्पॉन्ज है, तो मुझे बताइए इस स्पॉन्ज को अगर मैंने दबाया तो स्पॉन्ज दबकर ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। इस वाले में बटन जीरो नॉन जीरो होगा, पहले बताओ। क्या सर? इस स्पॉन्ज वाले में बटन जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? Non-zero. डब्बा, ये डब्बा कहीं नहीं खिसका, ये भी नहीं खिसका कहीं पे। सर बट जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया वो डिस्प्लेस हो गया। वो तो तो फोर्स एक्ट कर रहा है इसमें। आपने जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वो पॉइंट अंदर की तरफ चला गया ना, तो इसने इसकी शेप बदल दी, यानी कि मेरा जो बॉक्स है वो फाइनली इस तरीके से हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। Yes, sir. बात है, वर्क तो कभी खत्म नहीं हो सकता, बनाया नहीं जा सकता है। तो मैंने जो भी काम किया था वो सारा का सारा वर्क डन इसकी शेप बदलने में चला गया, यानी कि शेप के कारण जो एनर्जी आती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इससे तो कौन सी एनर्जी जनरेट होगी? सर मुझे आयरन वाला नहीं समझ आया। सर आयरन वाला आपने क्या बोला था? कि थोड़ा सा, तो आपने बोला था कि स्लाइड डिफरेंस आता है जब भी कहीं पे फोर्स लगे, थोड़ा सा ही आता है बट आता है, तो सर उसको वर्क डन में क्यों नहीं फर्स्ट में हमने कंसीडर? ये नहीं कर रहे उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके जो पार्टिकल का, दैट इज नेक्स्ट टू जीरो, तो उसे हम ऑलमोस्ट जीरो मान ले रहे हैं। एक्चुअली जीरो होता नहीं है असलियत में, उसे हम जीरो मान ले रहे हैं क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है एटॉमिक लेवल, ठीक है सर, थैंक यू सर। जो हमें पता ही नहीं चलेगा। ये चीज सबको समझ में आ गई। तो वर्क डन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया वो फोर्स पार्टिकल, वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस कर जा रहा है। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? जो बच्चे नए हैं वो तो पूछ ही नहीं रहे, वो डर गए, लग रहा है कि पता नहीं पुराने वाले क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, डरने से कोई नहीं है। सर मेरे को एक चीज में डाउट है, सर, मतलब थोड़ा अगर सा ये ऊपर स्पॉन्ज कर वाला में जब हमने एनर्जी लगाई तो सारी एनर्जी उसका शेप चेंज करने में लग गई, तो मतलब वर्क डन तो जीरो ही रहा ना इसका? नहीं 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 नहीं, जो भी मैंने काम किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना। तो वर्क डन जीरो कहाँ हुआ? मैंने तो कुछ काम किया तभी तो पोटेंशियल जनरेट हुई। ओके सर। सर ये पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि इसकी शेप एंड साइज बदल गई ना बेटा। देखो पहले ये स्फीयर, ये ऐसे क्यूब था, क्यूब मान लो, क्यूबॉइड मान लो, कुछ भी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में इसकी शेप ऐसे हो गई ना, ऐसे करके। तो मुझे तो इसकी शेप बदल गई ना। अब मानो यहाँ पे तुमने कुछ कागज का टुकड़ा रखा होता और जैसे ही तुमने इसको हटा के छोड़ा होता, तो मुझे बताओ ये अपनी शेप दोबारा रिगेन करता? यस आता ये छोटी सी कागज पेपर बॉल को बाहर की तरफ फेंकता कि नहीं फेंकता? कौन सी एनर्जी स्टोर थी? पोटेंशियल थी ना, जो बाद में दोबारा काम आ गई। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो वर्क डन की डेफिनेशन ये थी। अच्छा, वर्क डन जो होता है, वर्क डन की ऐसा यूनिट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट थी, तो ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। और इसको ढूंढा कौन? साइंटिस्ट का नाम था जूल्स। तो जूल्स बोल देते हैं इसकी एनर्जी को, यूनिट को। जूल्स इज द ऐसा यूनिट, ठीक है। और 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ अर्ग। यस सर। अर्ग भी एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इस पे जनरली क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 न्यूटन सिस्टम में है क्या? ये सीजीएस है, हाँ सीजीएस है। तो जनरली एक सवाल आ जाएगा कि 1 न्यूटन मीटर कितने सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? तो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर है, ये याद रखना। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रहा। 1 न्यूटन 10⁵ डायन होता है कि नहीं होता है? सीजीएस में डायन होता है, डायन साइंटिस्ट का नाम था। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 तो इसको सेंटीमीटर। सॉल्व 10⁻⁷ अर्ग, है ना। डायन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो, तो यहाँ तक चल दिया। अगर तो यहाँ से आगे चलते हैं, तो वर्क डन के बारे में हमने बात करी, तो फिर वर्क डन के टाइप्स के बारे में बात की थी हमने। क्या हुआ बताओ? लिखना है इसमें से? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही थी सर। सर ये 100 सेंटीमीटर वाला क्या था? मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था बेटा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था 100। चलो ओके सर। चलें आगे। तो अब आता है कि हमारे पास में टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात चल रही थी। बताओ कितने टाइप के वर्क होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है हमारे पास? इंटरनल वर्क। इंटरनल वर्क वो होगा जो इंटरनल फोर्सेस करते हैं। कौन करते हैं? इंटरनल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। अच्छा, मुझे बताओ कि इंटरनल फोर्सेस का सम कितना होता है? 0 है। मैंने कहा कि इन दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस जो है वो मैंने r मान लिया। तो मुझे बताओ कि दोनों मासेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे ग्रेविटी से। यस सर। बताओ कि अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है और ये वाला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है। यस दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए। यस तो मैं ये बोल सकता हूँ कि F12 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। Yes. सर कितना आ गया? 0 आ गया ना ये तो। यस सर। Yes. इंटरनल फोर्सेस का सम 0
है, तो मुझे बताओ कि इंटरनल वर्क डन का सम कितना हो जाएगा? सर मे नॉट बी जीरो। नॉट ऑलवेज जीरो। जीरो हो जाएगा, नॉट ऑलवेज जीरो में नॉट बी जीरो। जीरो नॉट बी जीरो। रीजन बीइंग, सुनो कि मैंने अगर इन्हीं दोनों स्पेयर को मान लो पकड़ के थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया होता, यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ ले आया होता m1 को, और इसको पकड़ के मैं यहाँ तक ले आया होता m2 को, और मैंने मान लिया होता कि नया जो डिस्टेंस हो गया होता वो r2 हो गया होता। यस सर। Yes, Yes. मुझे बताओ जैसे r2 होता तो फोर्सेस तो अभी भी इस पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लगता और इस पे भी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगता कि नहीं लगता? नया फोर्स आ जाता। जीरो होता ना, F-12 प्लस F-21, ये भी जीरो आता, नेट फोर्स तो जीरो आता। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं इसे छोड़ता यहाँ से तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। Yes, sir. yes, Yes, sir. yes, sir. तो ये वाला चलता है x1 और ये वाला चलता है x2, ठीक है। तो मुझे बताओ इस F12 का F-12 का वर्क डन कितना है? वर्क डन बाई F-12 कितना आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है कि नहीं है? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। Yes. Yes. पॉजिटिव हो गया, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई। सिमिलरली वर्क डन बाई F21 निकालते हैं, वो क्या आएगा? फोर्स 21 इनटू डिस्प्लेसमेंट x2। मुझे बताओ फोर्स 21 है वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में? Yes, Yes. sir. डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर की है और ऊपर वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली थी, राइट साइड वाली। तो मुझे बताओ ये तो पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो इसमें देखो मुझे F21 नेगेटिव है, ये नेगेटिव और x2 भी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव Yes, नेगेटिव sir. मिलकर बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। यस Yes, sir. Positive हो जाएगा. नेट वर्क डन जो आ रहा है इनका सम वो जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है? इन दोनों का सम कर दोगे ना? Non Sir, zero. non-zero आ रहा है. नॉन जीरो। नॉन जीरो। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Clear है. इंटरनल फोर्स का सम में भी जीरो, Yes, sir. इंटरनल फोर्स का सम हमेशा जीरो होगा, बट द सम ऑफ वर्क डन बाय देम मे और मे नॉट बी जीरो। मे और मे नॉट बी जीरो की कंडीशन आएगी। समझ में आया कि नहीं आई? यस सर। यस चलो सर। एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन वो होगा, मान लो कि एक डब्बा रखा हुआ है, इसके ऊपर बाहर से जो भी फोर्स लग रहा है इसके कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वर्क डन। इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना भाई, सिंपल सिंपल, दोनों के एंगल देख लेना, एंगल निकालने आते हैं ना दो वेक्टर्स के बीच के, यस सर। Yes, sir. कैसे निकालते हैं? नो सर। मान लो रखा हुआ है और मैंने बोला कि इसके ऊपर मैंने यहाँ से एक फोर्स लगा दिया F, बात समझ रहे हो? Yes. यस सर। यस सर। मैंने बोला कि ये एट एन एंगल थीटा लग रहा है, कितना लग रहा है? थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है। मुझे बताओ ये डब्बा, ये फोर्स एक्चुअली कर क्या रहा है? मुझे ये बताएंगे, XW2 के बच्चे बताएंगे, बाकी सब चुप रहेंगे। XW2 XR2 वाले बताएंगे। XR2 वालों को भी तो पता था लास्ट ईयर, वो भी तो थे क्लास में। कितने बच्चे नए हैं XR2 में जो आज पहली बार ही आए जीवन में? अच्छा पहले सब लोग हैंड लोअर करो और सिर्फ वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने लास्ट ईयर मुझसे नहीं पढ़ा है, चाहे वो आकाशियन है चाहे नॉन आकाशियन वो बच्चे हैंड रेज करो सिर्फ, और बाकी सब हैंड लोअर कर लो। सर इस साल पढ़ रहे हैं पर पिछले साल नहीं पढ़ रहे, तो भी करना है। यस हाँ इस साल का ही पूछ रहा हूँ, इस साल नहीं पूछ रहा हूँ। कितने बच्चे हैं? बहुत सारी भीड़ है यार। हैंड लोअर किया है पर वो लोअर नहीं हो रहा, सो मैं रिक्शा बोल रही हूँ। सजा के पात्र हो तुम लोग, है ना? रुपशा का हैंड रेज लोअर ही नहीं हो रहा, लोग हैंड रेज करना चाहते हैं और इसका हैंड लोअर ही नहीं हो रहा। चलो इतने बच्चे थे, कौन कौन है ये? प्रशांत तुम भी नहीं थे लास्ट ईयर? युवान, प्रशांत, गर्वित, साधना, भूमिका, मोक्ष, गार्गी, हर्षित, शदाब, सर मैं 9W1 में था। सर हम 9W1 में थे। यस सर 9W1। जी सर सुरभि मैम ने पढ़ाया था। अच्छा अच्छा। यस Sir, 9W1 में थे. यस ले लेते थे पर ज्यादातर तो नाम नहीं पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस साल पढ़ेंगे। अभी मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि तुम लोगों को किस लेवल पे चीजें आती है। शाश्वत ने क्लास ज्वाइन नहीं की है? कहेगा कि सर मेरे को ओलंपियाड निकालना है। चलो तो भाई
तुम लोग को आता होगा कंपोनेंट जो लास्ट ईयर थे आकाश में थे, इनमें से वो बच्चे हैंड लोअर कर लें जिनको कंपोनेंट करने आते हैं, वो बच्चे हैंड लोअर कर लो जिनको कंपोनेंट्स करने आते हैं फोर्सेस के। सर लोअर कर दे। हाँ, वो बच्चे हैंड लोअर कर लो जिनको कंपोनेंट्स करने आते हैं, ताकि मेरे को आइडिया तो रहे कि किस लेवल पे मेरे को समझाना है। शादाब को भी नहीं आता है कंपोनेंट करना, सोनी सरावत को भी नहीं आता है। अरे ये हाथ बढ़ कैसे गए इतने सारे? चलो काफी सारे लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है अभी कंपोनेंट करना। चलो जी, कंपोनेंट करना सीखो आज वेक्टर्स का। किसी भी वेक्टर के बारे में चर्चा चल रही है। ट्रायंगल का बताओ, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यस वो हमने स्टार्टिंग में कराया था, वो पता है सबको राइट एंगल ट्रायंगल पता है ना भी? ऐसे यस ये मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये वाला R है, मान सकते हैं? यस सर। एंगल थीटा मान लीजिए। तो मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा इनमें से? रिमेंबर ऑलवेज थीटा की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। विदाउट थीटा वी कैन नॉट डिफाइन परपेंडिकुलर, एज परपेंडिकुलर इटसेल्फ डिफाइंड एज हाइट। बात समझ रहे हो? हाइट का अंदाजा तभी होता है जब आप एंगल घुमाते हो। सब बच्चे अपने सामने वाली दीवार को देखेंगे जरा। घर में दीवार है सामने? यस वाली दीवार देखो सब। और मुझे बताओ सामने वाली दीवार का जो टॉप कॉर्नर है उसे देखो, छत को देखो जरा, सामने वाली दीवार पे जाके। देखा सबने? बच्ची हाइट देखने लगे तो आपने हाइट देखने से पहले अपनी गर्दन को घुमाया कि नहीं घुमाया ऊपर की तरफ? यस सर घुमाया। तुम सबकी आंखें पहले यहाँ पे थी, ऐसी थी, और थोड़ी देर बाद में तुमने इसको घुमाया, टिल्ट किया, और तुमने अपनी आंखें ऐसे कर ली कि नहीं कर ली? तुम्हारी आंखें यहाँ देखी, अब तुम्हारी आंखें ऊपर देख रही, तो तुमने अपनी आंखों का एंगल बदला कि नहीं बदला? तो विदाउट थीटा वी कैन नॉट डिफाइन द हाइट। बात समझ में आएगी नहीं ये वाली? थीटा है तो मैं एक वेक्टर के बारे में अगर चर्चा कर रहा हूँ तो लेट्स सपोज कि कोई भी एक वेक्टर है मेरे पास में। लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर ए वेक्टर ले लिया ये, और कहा कि हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। मुझे बताओ ये जो फोर्स है, मान लो वेक्टर ए जो है, इसे अगर मैं फोर्स, मुझे बताओ ये फोर्स इस पॉइंट पी को क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है कि खींच रहा है? सर पुल कर रहा है कि डायरेक्शन पुल कर रहा है? इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और अगर मैं इसको अलग डायरेक्शन से चाहूँ तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये इसे राइट साइड तो खींच रहा है, साथ साथ इसे किसी भी इंस्टेंट में ऊपर भी खींच रहा है। तो ये जो टेढ़ा है ये एक बार में दो काम कर रहा है ना, इसे आगे भी खींच रहा है और ऊपर भी खींच रहा है। आगे भी खींच रहा है और ऊपर भी खींच रहा है, यही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? है ना? तो आ रहा समझ में? तो ये आगे भी खींच रहा है और ऊपर भी खींच रहा है, इसको दो काम एक साथ कर रहा है। दो काम एक साथ कर रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ जरा कि कितने से आगे खींच रहा है, कितने से ऊपर खींच रहा है, ये तो हमें पता करना है इसमें। मैं इस कंपोनेंट करना सीख लेता हूँ, इसे हम बोलते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम? ऐसे तो सारा कुछ मैं तुम्हें लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाने वाला था, बट मैंने वर्क जी पावर इसलिए चालू किया, रीजन बीइंग क्योंकि 9 जून को तुम्हारा एनटीसी का टेस्ट आएगा, तो उसमें वर्क जी पावर आएगा। मैं चाहता हूँ कि पहले उसका रिवीजन हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये फोर्स है मान लिया। अब इमेजिन करो कि ये वाला एंगल आपको थीटा दिया गया था, तो यहाँ पे थीटा मान लिया, तो मैंने बोला कि लो साहब यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, टू दिस बेस। क्लियर हुआ? 90 मान लिया भाई। अगर मैंने ये एंगल 90 मान लिया तो मुझे बताओ कि इसमें इसका नामकरण कर दे क्या? ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, मान सकते हैं? ये पीला वाला वेक्टर था,
चलो अब मुझे बताओ कि जो मेरा सीबी जो लाइन है, सीबी जो है मेरा, ये क्या परपेंडिकुलर बन गया? यस सर। यस सर बेस बन गया? यस यस सर। मेरा Yes, ये sir. नीचे ये hypotenuse बन गया। अच्छा, और ये लाइन सबको याद है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। यस सर। सोना चांदी सर याद सोना चांदी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल गिव्स अ sin थीटा। यस यस सर। सर। यस सर yes sir. h के बराबर है कि नहीं है? Yes. Yes sir. h कर दो तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मेरे पास में h टाइम sin थीटा आ गई। Yes. यस सर। यस। ये तो AC sin थीटा बन गया, और AC की वैल्यू देखो जरा, क्या फोर्स है क्या? F sin थीटा बन गया। यस सर। Yes sir. यस Yes, थीटा बन गया, है ना? अच्छा, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि cos थीटा जो लिखना है वो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज टाइम्स cos थीटा बन गई, एंड हाइपोटेन्यूज हियर वी आर हैविंग एज AC cos थीटा। तो AC की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, F cos F थीटा। cos क्या ये theta. समझ में आ रही है बेस? यस सर क्लियर है। यस सर। करता हूं तो मैं कहता हूं मेरा जो ये वाला है ये f cos थीटा है, और ये वाला f sin थीटा है, यही है ना? और हमें तो पता है कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। भाई वेक्टर को पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो, तो मैं इसे पकड़ के यहाँ पे रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? बताओ। यस सर रख सकते हैं। तो अगर मुझे बताओ कि मैंने इसे रख दिया, तो मुझे बताओ कि मेरा जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा जो इसे ऊपर खींच रहा है? f sin थीटा हो गया। Yes. यस ये कंपोनेंट कितना हो गया? ये f cos थीटा हो गया जो इसे आगे खींच रहा है। सर। यस Yes. अगर मैं आया ये, यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये जो आपने ट्रायंगल के पार्ट्स मतलब जब से हाइपोटेन्यूज बेस वगैरह अलग करके लिख लिया उसके बाद से क्या किया है? उसके बाद में मैंने वेक्टर्स को ना पैरेलली शिफ्ट कर दिया। पैरेलल शिफ्ट कैसे किया कि देखो ये पहले वहां पे था, सब वो तो समझ आ गया पैरेलल शिफ्ट वाला। यहाँ पे क्या किया है जो पी बी और फिर उसके नीचे एच एच और एस सी वगैरह जहाँ लिखे हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी ना सानी। सब पता नहीं कब करवाई थी, मैं तो थी नहीं उस क्लास में, जबकि मैं फर्स्ट क्लास से हूँ उसके साथ। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कराई थी जब चैप्टर शुरू नहीं हुआ था। अरे सानवी मैंने करवाई थी, तेरे को पहले लेक्चर में ट्रिग्नो करवाई थी, बिना इसके मैं लाइट ही नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। ट्रिग्नोमेट्री याद है? sin थीटा cos थीटा tan थीटा। सर ये सुने तो हैं। यस सर याद है। फर्स्ट लेक्चर करना तो रिकॉर्डिंग होगी। सर पंडित बद्री प्रसाद हरत। सर ऑफलाइन क्लास में करवाई थी आपने? Yes sir. होने से पहले ही कराई थी। हाँ मैंने करवाई थी, मुझे याद है पहले लेक्चर में। चलो देखेंगे कि कहीं पे लेक्चर रिकॉर्ड मिलेगा तो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो वेक्टर होगा ये मेरे पास में f sin थीटा होगा। तो सिंपल सी बात है कि f sin थीटा कौन सा होगा? हमेशा ऊपर वाला sin थीटा होगा क्या? नॉट नेसेसरी। हम हमेशा थीटा के सामने थीटा के थीटा के सामने थीटा के ऑपोजिट। जो बचा कुछ होगा वो sin थीटा होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? यस यस सर। Yes. डिफरेंट हो गए। तो मुझे बताओ कि अगर मैं सेम कंपोनेंट इस वाले फोर्स की बात करूं, ये फोर्स है, तो मुझे बताइए फोर्स क्या कर रहा होगा? या तो इसे नीचे धकेल रहा होगा और इसे आगे धकेल रहा होगा, दोनों काम कर रहा होगा। यस सर। यस Yes sir. ये जो फोर्स है ये फोर्स या तो इसे नीचे खींच रहा होगा या फिर आगे खींच रहा होगा, दो ही चीजें कर रहा होगा। Yes sir. यस Yes. थीटा, मुझे बताओ ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स। यस सर ऊपर वाला एंगल, ये एंगल। यस सर। यस यस सर। सर। तो मुझे बताओ कि इसका जो ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है, क्या ये मेरा cos थीटा बन जाएगा क्योंकि ये थीटा के पास में? Yes. यस Yes sir. यस सर। यस सर ये कौन सा बन जाएगा? ये वाला। F sin एफ theta. sin थीटा। f sin sin थीटा समझ में आई? यस सर। Yes sir. सर नहीं। Yes Excuse me, sir. sir. हाँ, सर ये वाला दोबारा से बता दो, ये f cos थीटा कैसे बना? थीटा है ना उधर एंगल, यस सर। थीटा के पास वाला एंगल क्या बनता है? तो cos थीटा। इसीलिए f cos थीटा बोल दिया उसको मैंने, क्योंकि ये वेक्टर पीला वाला जो है ये फोर्स है। तो f cos थीटा हो गया तो ये हमारे पास में f sin थीटा बन गया। बात समझ में आ गई?
अब मुझे Yes, बताओ sir, कि इनमें से आ गई। कौन सा है जो इसको आगे खींच सकता है और फोर्सेस जो इसको इधर धकेल रहा है। सर एफ cos सर थीटा एफ cos थीटा आगे theta, होगा, theta. sin थीटा सर नीचे। एफ साइन थीटा नीचे खींच रहा है। सर एफ sin थीटा कुछ कर नहीं रहा, उसका काम नहीं है। हाँ भाई, एफ cos थीटा इसको आगे सरका सकता है और एफ sin थीटा इसको जमीन के अंदर धकेलेगा। यस Yes, ऑब्वियसली एफ sin थीटा का जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाई एफ sin थीटा जो होगा, मुझे बताओ कितना होगा यहाँ पे? 0 0 वर्क डन बाई एफ cos थीटा होगा, वही कर रहा होगा। यस इधर चलेगा ना, डिस्प्लेसमेंट एस मान लिया मैंने। यस मुझे बताओ कि एफ फोर्स का क्या पूरा का पूरा फोर्स वर्क डन कर रहा है कि सिर्फ एक कंपोनेंट वर्क डन कर रहा है? So component सर होगा. Component. जो आएगा नेट वर्क डन दोनों फोर्सेस के कारण आएगा, वर्क डन बाय sin थीटा प्लस वर्क डन बाय cos थीटा। मुझे बताओ sin थीटा वाला वर्क डन तो 0 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. थीटा वाले का वर्क डन Yes, sir. f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर वर्क Yes, डन ऑफ sir. साइन थीटा कैसे 0 हो गया? मैंने बोला कि sin थीटा वाला कंपोनेंट का वर्क डन तो वो तो 0 है ना। मैंने स्टार्टिंग से शुरू से लिखा सारी चीजें, बट वो है ही 0, तो उसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हमारा वर्क डन कौन कर रहा है? f cos थीटा। फिर इसीलिए हमारी वर्क डन की जो डेफिनेशन बनी है वो fs cos थीटा बनी है। क्या बनी है? FS Yes, cos cos theta. बात समझ में आ गई बात? Yes यस सर। Yes, sir. तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि अगर एक बॉक्स दिख रहा है और इस बॉक्स में मान लो एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो आपको क्या करना है कि इस फोर्स का वो कंपोनेंट ढूंढना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। अब साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स पे इसका आपको वो कंपोनेंट ढूंढना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द आंसर। क्लियर हुआ? Yes, sir. जी, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको मेरी? यस सर। Yes, यस sir. सर। अच्छे से आ गई सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. शाश्वत कौन करती है? शाश्वत ने शाश्वत ज्वाइन कर लिया क्या? जी सर. ये तूने जब ज्वाइन किया कि मैंने तुझे कॉल किया है? Yes, yes, sir. क्यों? सर 10:30 वाला सर टाइम टेबल नहीं देखा सर, सर SST 12:15 का देखा था सर. शाश्वत तू यार अपने सेंसेस में नहीं है क्या? मुझे एक चीज बता। सॉरी फिर तू कहता है कि तो ओलंपियाड निकालना है, ऐसे निकालेगा ओलंपियाड की क्लासेस मिस करता तो। सर 12:15 SST का देखा सर, फिजिक्स सर देख नहीं पाया सर. तो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, क्या ना इंसिडेंस था, कोटा का इंसिडेंस है। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक टीचर थे, बहुत फेमस टीचर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अच्छे टीचर है, मेरे भी टीचर रहे हैं इनफैक्ट वो। पता है एक इंसिडेंस था उनके साथ में, एक बच्चा था IIT JEE के लिए। तो क्या हुआ कि वो एक दिन 20 मिनट लेट आया उनकी क्लास में। बात समझ रहे हो? कहानी सुनना, तुम्हारे जीवन में अगर परिवर्तन आएगा तो फिर कोशिश करना कि उसको आजमाओ अपने जीवन में, सब लोगों के लिए चीज। तो क्या हुआ कि वो बच्चा 20 मिनट लेट आया उनकी क्लास में। तो उन्होंने पूछा उससे, भाई तू लेट क्यों आया? फिर बाद में उन्होंने उसको गौर से देखा तो कहा कि 10-12 दिन से गायब है, 10-12 दिन से आया नहीं वो क्लास में। उनको आगे गुस्सा तगड़े वाला चढ़ गया उसके ऊपर, सुनाई उसको अच्छी खासी। तो बच्चा कहता है कि सर मेरे को है ना मेरे हॉस्टल में वहाँ पे क्या पीजीज होते हैं, वहाँ पे घर वर तो कमी है, वहाँ पे हम लोग रेंट वेंट पे रहते थे, छोटे छोटे कमरे होते थे, तो पीजी वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे कहता है कि सर वहाँ पे मच्छर बहुत सारे हैं, तो मच्छरों ने काट लिया था, तो मेरे को है ना मलेरिया हो गया, तो पता नहीं क्या ऐसी कुछ बीमारी बता रहा था, तो 12 दिन से मैं एडमिट था। तो टीचर ने उसको है ना प्यार नहीं किया, उसको और सुनाया। ठीक है, उसने उसको और सुनाया, बोला कि तुम इतने केयरलेस क्यों हो सकते हो? रीजन बीइंग क्योंकि जेई की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, जेई की पूरी जिम्मेदारी या फिर तुम्हारे करियर की जिम्मेदारी, तुम्हारे आने वाले 30-40 साल की जिम्मेदारी है, तुम्हारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आस है इस बात का सबको? मच्छर की गलती थोड़ी है कि उसने तुम्हें काटा, मच्छर का तो काम ही यही है कि वो तुम्हें काटेगा। फर्ज तुम्हारा है कि तुम्हें खुद को सेफ रखना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको सेफ रहना है ना भाई। अच्छा तो काटेगा ही, आपको अपना जुगाड़ कर रखना है, ऑल आउट रखो, कुछ करो। बात समझ रहे हो?
तो उन्होंने उसको जब समझाया ना तो उनकी पूरे बैच के जो बच्चे थे ना उनको ये बात समझ में आ गई, और उस बैच का एक भी बच्चा कभी बीमार नहीं हुआ, कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ उस 2 साल में, और वो पूरा का पूरा बैच आईआईटी के अंदर था। तो मुझे बताओ कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी। शाश्वत समझ में आई ये बात? The timetable is whole soul your responsibility. You can't be careless for your results. ये जान लो, ये फैक्ट है। अगर if you are preparing us for Olympiads, then trust me कि Olympiads ऐसे नहीं निकलेंगे। Olympiads में आपको कोई भी कॉम्पिटिशन, कोई भी एग्जाम लाइफ का यार, लाइफ भी जीनी है ना, तो उसके लिए भी आपको अटेंटिव और सतर्क होना पड़ेगा। क्लियर हुई ये वाली बात? मिस करना ही नहीं है मुझे। आज तो मैंने फोन लगा दिया कि चलो मेरे को नाम याद आ गया, धीरे धीरे मैं नाम भूल जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी, और फिर मैं किसी बच्चे को कॉल नहीं करूंगा उसके बाद में ओलंपियाड की क्लास में। क्लियर है ये चीज सबको? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको पेपर निकालना होता है वो सिंसियर होते हैं और वो सीरियसनेस लगते हैं उसमें अपने, और वो जज्बा बनाए रखते हैं। आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 67 बच्चे हैं, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज आने वाले अभी 1-2 हफ्ते में देख लेना तुम, ये 67 से 35 भी नहीं रह जाएंगे, और 35 के बाद में एट द एंड 15 से 20 ही रह जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज। कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो मुझे गलत प्रूफ करने की हिम्मत रखते हैं, मद्दा रखते हैं अपने अंदर कि हाँ सर आपको गलत साबित कर देंगे। मैं अपनी तरफ से गलत साबित करूंगा आपको पक्का, भले ही 67 से 66 हो जाए, पर वो 66 से मैं ही रहूंगा। 67 से 1 रह जाएगा तो भी वो 1 में रहूंगा। बाकी बच्चे उसमें इतने मोटिवेटेड, दोहरा घंटा क्या लग रहा है मेरे को। नए बच्चे तो डर गए हैं, आयुष्मान, आदित्य नेगी, अंशिका, अर्णव था, हर्षित, केतन, संदीपन, ये सब तो डर गए हैं ऐसा लग रहा है। भाई अपने अंदर हिम्मत रखो। हैंड लेट हुआ था सर, मेरा हैंड रेज लेट हुआ। शायद कैमरा बंद रख लो, अभी कैमरा नहीं चालू करना, अभी नेटवर्क थोड़ा सा वीक है। समझ में आ रहा है सबको कि खुद कोई केयरलेस नहीं बनेगा। तुम लोग को ओलंपियाड निकालने हैं तो खुद से ही अटेंटिव रहोगे, खुद से जज्बा रखोगे और अपने खाने पीने का ध्यान रखोगे। खाने पीने का ध्यान इसलिए रखना, रीजन बीइंग कोई भी ऐसा फूड नहीं खाओगे जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो कभी ड्यूरिंग फुल सेशन। बात समझ में आ रही सबको? यस सर। यस सर। ध्यान रखोगे, तबीयत खराब होने नहीं दोगे, कुछ भी नहीं होने दोगे, ताकि तुम्हारी क्लास मिस ना हो सके, क्योंकि क्लास मिस होती है तो तुम्हारा कंटेंट छूटता है, और जब कंटेंट छूटता है तो हम पीछे हो जाते हैं बाकियों से, समझ रहे हो? और वहीं से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लैग कर जाता है। फिर चाहे कितने भी मोटिवेशन लाइन बोल दो, हम कितने भी मोटिवेट करते रहे, नहीं होगा मोटिवेशन। मोटिवेशन सिर्फ आपकी नॉलेज से आने वाला आपके अंदर। ये चीज समझ में आ रही है? कॉन्फिडेंस और नॉलेज से आएगा। चलो, तो फोर्थ के बारे में हमने वर्क डन के बारे में बात कर ली। फिर हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ वर्क डन में कंजर्वेटिव। कौन सा आता है? वर्क डन जो कंजर्व रह सके। तो जो दोबारा रिगेन किया जा सके, कंजर्वेटिव वर्क डन। और नॉन कंजर्वेटिव कौन होता है? जो नहीं करे जा सकते, जो नहीं रिगेन करे जा सकते। तो हमारे पास में अगला आता है एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी तो पता ही सबको क्या होती है, ठीक है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज डिफाइंड एज एनर्जी। तो बोला गया है कि अगर एनर्जी है तो एनर्जी के अंदर हमारे पास में एक आता है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी आती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है उसका नेगेटिव ले लो, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम लोग। एक होता है हमारे पास में ग्रेविटेशनल, एक होता है हमारे पास में स्प्रिंग, और एक होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक। होती तो बहुत सारी है, बट मैं अभी कुछ के बारे में बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाफ ऑफ k टाइम्स x स्क्वायर होता है। स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट और x इलोंगेशन कंप्रेशन है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ l के साथ में। अब मानो इस स्प्रिंग को मैंने थोड़ा सा और खींच दिया ऊपर की तरफ, तो मुझे बताओ इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर कर दोगे कि नहीं कर दोगे आप? यस तो सर ही फोड़ देगा उसका ये।
तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोरेज पोर्शन में दैट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, वे के इज द स्टिफनेस कांस्टेंट की कितनी ज्यादा स्टिफ है, जितनी ज्यादा स्टिफ होगी उतनी ज्यादा एनर्जी ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी ये? यस सर। यस यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड सर एक्स क्या होगा? इलॉन्गेशन या कंप्रेशन। स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ होगी ना, मान लो कि तुम दुकान से खरीद के लाई स्प्रिंग, वो स्प्रिंग ऐसे दे दी उसने, अब मानो कि इस स्प्रिंग को मैंने खींच दिया थोड़ा सा और इधर से, खींच सकता हूँ? ये यस जो सर। इलॉन्गेशन लेंथ होगी इसकी, ये इलॉन्गेशन एक्स कहलाएगा। या फिर अगर इस स्प्रिंग को मैंने इतना दबा दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कंप्रेशन कहलाएगा। तो कंप्रेशन और इलॉन्गेशन दोनों ही केसेस में एनर्जी स्टोर होती है। तो मतलब लेंथ प्लस एक्स या लेंथ माइनस एक्स? लेंथ माइनस, ये लेंथ माइनस एक्स हो गया, ये वाला कितना बच जाएगा? लेंथ माइनस एक्स बच जाएगा। तो कंप्रेशन कितना हुआ? एक्स हुआ ना, और ये इलॉन्गेशन हुआ पूरे लेंथ से कितना खींच दिया और कितना दबा दिया। ओके सर। चलो जी, ये चीज आगे समझ में? हाँ सर जितना स्टिफ होगा स्प्रिंग उतनी ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी ना? बिल्कुल, उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा वो। चलो, तो यहाँ तक समझ आता है। फिर आता है हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आता है हमारे पास में? वर्क एनर्जी never be created nor be destroyed. It can be from one form to another form. तो हम लोग क्या लिखते हैं? Change in total work done will be equal to change in kinetic energy. ये निपट जाएगा। ये क्या मोशन, लॉज ऑफ मोशन सब इसी से निकल जाते हैं। Work done equal to change in kinetic energy. टोटल चेंज इन kinetic energy। वर्क डन कौन करता है? मुझे चेंज इन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। आपकी आवाज कट रही है। हाँ सुन गया, बोलने तो दोगे आगे। अभी आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस तो मैंने बोला कि जो टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस टोटल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस चेंज इन वर्क डन बाय इंटरनल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सूडो इनिशियल के बराबर होता है। यस सब बच्चे, जितने भी नए पुराने जितने भी बच्चे हैं, वो सबको ये स्टेटमेंट याद होनी जरूरी है, कंपलसरी है। ये याद रहेगी तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तुमसे। बात समझ में आ गई? सर ये लास्ट में है वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस, सूडो फॉल्स फोर्सेस। फोर्स होते हैं। अभी समझाएंगे ऐसे फोर्सेस जो होते नहीं है बट हम उन्हें लगाते हैं ताकि न्यूटन के लॉज को हम वैलिड कर सके। ठीक है? ओके सर। टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस टोटल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस टोटल वर्क डन बाय इंटरनल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू। तो एक क्वेश्चन पेपर में निकाल रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो। अच्छा, पावर सबको पता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है? यस सर। पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो वर्क डन क्या होता है? जूल्स, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? यस सॉल्व करो इसे, आधा घंटा है ना? मैं तुम्हें 20 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए। 13 क्वेश्चन है। ओ भाई गया करो ये क्वेश्चंस करो जितने दिख, उसके बाद के क्वेश्चन बाकी दिखाता हूँ, इनको डिस्कस करेंगे पहले। जैसे ही सबके हो जाए अटेम्प्ट करो, जितना होता है उतना अटेम्प्ट करो, बाकी मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे करने सारे। सभी बच्चे अटेम्प्ट करो जितना आते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। पलक को पता है? पलक, प्रगति, अच्छा इनके हैंड रेज नहीं है, इनको तो पता है, वो पुराने बच्चे हैं। जो नए बच्चे उनको पता है सबको? युवराज, युवराज को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा? यस सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना? यस सर पता है। चलो ठीक है, करो 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 करो, ट्राई करो, क्वेश्चन करो, सब लोग करो। 67 68 ही हो गए, एक बढ़ गया बच्चा। कौन आया अभी जस्ट? लेक्चर खत्म होने के टाइम पे कौन आया अभी? सर मैंने भी ज्वाइन किया है।
इसने प्रगति ने? यस सर। प्रगति अभी क्यों ज्वाइन किया इतनी जल्दी? सर मैं स्कूल कैसे चल रही थी? स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं अभी? सर एक्स्ट्रा क्लास चल रही है वेकेशंस में। अरे स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं, उनको मिस कर दो। 4 क्यों ला रहा है आंसर? स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस मिस करो, छोड़ो उनको, बोलो कभी नहीं पढ़ना अब, ठीक है? मम्मी से बोलना, मेरे को बात कर लेंगे, मैं बोल दूंगा उनको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ओलंपियाड की क्लास अटेंड करो, फायदा पहुंचेगा इनसे। आज तुम्हारा होमवर्क है कि जो एक बच्चा 9th का जो मॉड्यूल है, 9th का है किसी के पास मॉड्यूल? यस सर। ठीक है, तो सर 9th के रखे हैं मॉड्यूल। ये जिम्मेदारी मैं किसको दूं, कौन लेगा जिम्मेदारी? जो अच्छा फोटोग्राफर हो। कौन करेगा बताओ? पहल करेगी क्या? पहल है यहाँ पे? नहीं है? नहीं है, चलो तो फिर कौन करेगा मुझे बताओ? सर सारे चैप्टर्स का? नहीं, मोशन का, ये क्या नाम इसका, सर वर्क मैं एनर्जी पावर का। मैं कौन, नाम क्या है? शाश्वत। जी सर मैं पीडीएफ तो पीडीएफ बना के शाश्वत किसकी भेजेगा? एक तो वर्क एनर्जी पावर की भेजेगा और एक साउंड की भेजेगा। ओके सर। ठीक है, पीडीएफ बना के भेज देना। XW2 बैच तुम्हारे चैनल पे मैं डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो शाश्वत तुम मुझे वो पीडीएफ भेज देना, मेरे मोबाइल नंबर पे भेज देना। ओके सर। बाकियों के पास तो होगा ही मॉड्यूल, XR2 वालों के पास में, XR1 वालों के पास में। यस सर। यस सर। यस सर। तो तुम सब है कि आज रात को सोने से पहले कम से कम 25-30 क्वेश्चन उसके करोगे। ओके। शाश्वत सिर्फ एक्सरसाइज की बना के भेजनी है, थ्योरी मत Yes. बना के भेजना, सिर्फ एक्सरसाइज ओके ओनली। ओके। लेवल 1 लेवल 2, ठीक है? तो XW2 वालों, अगर सच में सीखना चाहते हो, compete करना चाहते हो चीजों से, तो उसे ज्वाइन कर लेना, उन क्वेश्चंस को कर लेना जरूर से। कर लोगे? यस सर। यस सर। सीखना चाहते हो ट्रस्ट में तुम्हें सिखाई जाएंगी हर चीज, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। तुम लास्ट ईयर नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा। देखो रीजन बिंग, क्योंकि जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उन्होंने पढ़ रखा है, तो उनको चीजें आती हैं। आप नए हो, बट नए आने वाला जरूरी नहीं है कि हमेशा नया रह जाए। सर सर यहाँ पे 4th क्वेश्चन का है। 4th क्वेश्चन कहाँ पे है? सर 4th 5th क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ 4th 5th नहीं दिखाया मैंने, अभी यही करना है तुम्हें। ये लो देख लो, दिख रहा है? यस सर। यस दिख जाएगा इसमें, इतने से नहीं सर। सर हम सर हम जूम कर सकते हैं। सर हम अपनी साइड से कर लो फिर देखो, करो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। मीटर्स है कि 80 मीटर्स क्वेश्चन 4 में? कौन से क्वेश्चन में? 4th। 60। थैंक यू सर।
सर हो गए क्वेश्चन? यस सर 10 तक हो गए। सब हो गए। चलो देखते हैं कितनों के हो गए 10th के और कितनों के सही है, देखते हैं अभी। चलो चालू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, चालू करें। बोलो यूनिट ऑफ पावर। मुझे बताओ पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है। यस Yes, sir. यस पावर अगर हमारे पास Yes, वर्क डन होता है, पावर, अरे कलर कौन सा है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो वर्क डन क्या होता है मुझे बताओ, वर्क डन कैसे यूनिट क्या Force होती है? into displacement. अपॉन सेकंड, यही होती है। अच्छा न्यूटन क्या होता है? न्यूटन फोर्स की होती है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, व्हिच इज केजी इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो मुझे बताओ कि केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब बन गया। Yes, sir. वही आंसर है। किस किस का सही था ये? तो करेक्ट आया है। मेरा मेरा भी सही आया है। यस चलो जी, अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे चलते। A truck and car are moving on a horizontal straight road. एक ट्रक और एक कार है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं विद सेम काइनेटिक एनर्जी। इफ इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स इक्वल बोला गया है, रिटार्डिंग फोर्स बात समझ में आ रही है? कैसा बोला गया है? मान लो कि मेरे पास में कार है, ये कार है और एक ट्रक है, ये चीज समझ में आ रही है? इसको साइड में समझ में आएगा। मान लो कि मैंने कहा कि एक कार है मेरे पास में और कहा कि मैंने एक ट्रक है मेरे पास में, ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. हमारे पास में अगर, तो मुझे एक चीज बताओ जरा कि दोनों चल रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या बोला गया है कि मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। लेट्स सपोज इसका मास m1 और इसका मास m2 है। कार का मास m1 मान ले और ट्रक का मास m2 मान सकते हैं? Yes, sir. बताओ कि किसका मास ज्यादा होगा? ट्रक का मास ज्यादा होगा। और काइनेटिक एनर्जी जो अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी जो कार होगा तो ये किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ m1 इनटू v1 स्क्वायर। लेट्स सपोज इसकी स्पीड v1 है यस और इसकी स्पीड v2 है, ये चीज समझ में आती है? V1 greater than V2 होगा। मैं तुम लोगों को अभी के पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से समझा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे उस पर लेके जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? यस चलो तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक जो होता है ये हाफ ऑफ m2 इनटू v2 स्क्वायर होगा। v1 की वैल्यू क्या 2k टाइम्स ऑफ c डिवाइडेड बाय m1 का अंडर रूट आएगा, और यहाँ से v2 की जो वैल्यू है मेरे पास में ये ओवर 2 टाइम्स ऑफ k ट्रक अपॉन m2 आएगा। kc और kt तो दोनों बराबर ही है ना? Yes, sir. kc और kt दोनों बराबर है, तो यानी कि मेरे पास में ये चीज समझ में आ रही है कि जो मेरा v1 है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर m1 और जो मेरा v2 है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर m2। ये चीज समझ में आती है? उनका मतलब नहीं निकाल रहा हूँ, कांस्टेंट से मतलब नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि इन पे अगर रिटार्डिंग फोर्स दिया गया इक्वल, यानी कि मैंने ऊपर की पीछे की तरफ F फोर्स दिया दोनों को, तो मुझे बताओ कि दोनों में एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा A1 एंड A2। क्या होगी A1 की वैल्यू क्या होगी? F डिवाइडेड बाय M1 A2 होगा। M डिवाइडेड बाय M2। ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. मुझे यहाँ से मैं A1 की बात करूँ कि A1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 by M1 एंड A2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 by M2। ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. चलो अब मुझे बताओ कि मुझे फाइनल स्पीड दोनों की जीरो करनी है। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया ना भाई कि कितने डिस्प्लेसमेंट रुकेगा, तो फाइनल स्पीड दोनों की जीरो करनी है। तो मैं दोनों के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। 2as. Yes, sir. स्क्वायर माइनस पहले वाले के लिए p1 की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू कितनी 1 by रूट m1, तो अपॉन में m1 आ गया,
इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू a1 है। a1 की वैल्यू मुझे बताओ जरा कितनी आ रही है? 1/m1 आ रही है कि नहीं आ रही है? तो s1 अच्छा, दूसरे के लिए मुझे बताओ 0 स्क्वायर माइनस 1/m2 हो जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई एक्सेलरेशन m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट s2। तो m2 से m2 भी कट गया, m1 कट गया। यस सर। तो देखिए बताओ कि s1 के s2 के बराबर ही आ गए यहाँ पे। यस सर। एक मेथड था जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे हमारे पास में एक वाइस मेथड क्या होता है? वाइस मेथड हमारे पास में ये होता है कि हम चेंज इन वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें। अभी बताया था। तो मुझे बताओ कि वर्क डन कौन कर रहा होगा यहाँ पे? वर्क डन ये फोर्स ही कर रहा होगा F। यस सर। डिस्प्लेसमेंट दोनों का इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट S1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट S2 है, तो दोनों के वर्क डन नेगेटिव होंगे। यस सर। पहले वाले का वर्क डन Yes, लिखता हूं sir. माइनस F1 इंटू S1, सॉरी F इंटू S1 लिख दूं पहला, दोनों के फोर्सेस सेम है, इक्वल टू K फाइनल 0 है माइनस K इनिशियल, तो K मान लिया क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। Yes, sir. तो दूसरे वाले में कितना होगा? माइनस F इंटू S2 आ जाएगा और ये किसके बराबर आएगा? 0 माइनस K के बराबर आएगा। Yes, sir. तो देख के बताओ यहाँ से दोनों की वैल्यू, ये दोनों इक्वल हैं, तो मुझे बताओ राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से समझ में क्या आता है कि S1 इक्वल टू S2 होगा ना डायरेक्टली। तो दोनों कारों का स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा कि सेम होगा? Same. कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला? चलो तीसरा हमारे पास में है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी v के क्या है? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यस पैराबोला। यस सर। थर्ड इक्वेशन आ गया। चलो अगला क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। बॉल ऑफ मास m 1 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 40। इसको मैंने 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका। किससे फेंका? थर्ड वाले का आंसर आपने 1 मार्क किया। हाँ, थैंक यू सर। पैराबोलिक होगा ना नीचे। सर मेरे को एक्चुअली दिखा नहीं आता तो मुझे चेक करना था अपना। आवाज आ रही है? सर मेरे को थोड़ी सी आपका वो स्क्रीन थोड़ी लैग हो रही थी तो मेरे को दिखा नहीं आपने क्या मार्क किया, मेरे को चेक करना था। ये देखो 40 मीटर पर सेकंड बॉल को फेंका मैंने ऊपर। यस सर। From height of 60 meter, the energy dissipated due to air resistance। बात समझ में आ रही है? Yes. बॉल है जिसे मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, कितनी वेलोसिटी से फेंका? 40 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है चीज? Yes. सेकंड से फेंका गया और कितना हाइट बोला गया मैक्सिमम? ये 60 मीटर तक जा रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, तो इसमें ड्यूरिंग जर्नी इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, एयर फ्रिक्शन नीचे की तरफ। यस। चलो अगर एयर फ्रिक्शन लग रहा है, लेट्स सपोज कि हम मान लेते हैं कि अभी एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने मान लिया 40 से जब मैंने फेंका तो मुझे इसकी मैक्सिमम हाइट पता करनी है कि एच मैक्स कितना जाएगा। ये चीज समझ में आती है? मुझे बताओ इस पॉइंट पे इसके अंदर कौन सी एनर्जी से, वो जो काइनेटिक एनर्जी है। Yes, sir. इसके अंदर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ मास 1 kg था इनटू v स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, ये आएगा। यस सर। विल बी इक्वल टू के बराबर होगा, ये mgh के बराबर होगा। h मैक्स मान लें तो मास की वैल्यू तो देखो 1 kg है, ये g से 10 भी कट गया, तो ये यहाँ से कट के 80 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? तो मैक्सिमम हाइट ये कितनी अटेन करना चाहता था? 80 मीटर अटेन करना चाहता था, बट गया कितनी हाइट? 60 मीटर। हाइट का लॉस हो गया इसके पास। 20 मीटर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही हीट में चली गई होगी। यस सर। इंटू 20 हो जाएगा, ये एनर्जी लॉस हुई होगी। अब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? मास इसका है जी 10 है और 20 है, तो कितना आंसर आ गया? 200 जूल्स आ गया ना इसका। ऑप्शन का है सेकंड ऑप्शन। समझ में आया ये वाला? सर मेरे को नहीं आया, एक और बार समझा दो। देखो वो बॉल है जिसको मैंने नीचे से फेंका, तो मैंने ये पता कर लिया कि भाई इसकी मैक्सिमम हाइट 80 मीटर आने वाली है।
यस सर। एनर्जी किया ना मैंने, ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सर इन्हें इक्वल क्यों डालेंगे? एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना हमेशा। मैंने अभी ए रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया कुछ केस में। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना जाना चाहता था ये। अगर ए रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैक्सिमम एच मैक्स तक जाता कि नहीं जाता? यस सर। तो उसी को चेक करना चाह रहा था। तो मैंने जब पाया कि मैंने देखा कि ये 80 मीटर चला गया भाई। यस सर। है ना, 80 मीटर अगर चला गया है तो मैंने वो चेक कर लिया 80 मीटर तक का। तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई क्वेश्चन में 60 मीटर दिया है तो लॉस कितना हुआ होगा? 20 मीटर की हाइट का लॉस हुआ होगा। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी थी ना वहां पे। यस सर समझ आ। हिसाब किताब ही रखना होता है चैप्टर में, हिसाब किताब का चैप्टर है। अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव। हो सकता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है क्या? यस सर। हो सकता है। यस सर हो यस सर। तो ऊपर की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी, नीचे की तरफ आओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव। नो सर। नो सर। नो सर। सर मास नेगेटिव हो नहीं सकता एंड v स्क्वायर हो रहा है। सर क्योंकि मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और v स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल, है ना। चलो अगला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास 2 kg हैविंग मोमेंटम 4 kg। अच्छा मुझे बताओ कि मोमेंटम किसको पता है कि व्हाट डू वी मीन बाय मोमेंटम? Mass into velocity. amount of motion contained in a body. amount of motion contained in a body. Measure of motion. मोमेंटम इक्वल टू mv होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ mv स्क्वायर होगा। यस सर। चलो अच्छा, मैं इसके अंदर एक मास से मल्टीप्लाई कर दूं, एक मास से डिवाइड कर दूं, तो मुझे बताओ कि ये m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। ये ऊपर mv कितना लगेगा? मोमेंटम का स्क्वायर। तो अब ये रिलेशन यूज करूं तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। अगर हमारे पास में रिलेशन आया तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दी गई आपको निकालना है। p स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 इनटू मास कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा? 4 जूल। समझ में आया ये आंसर? यस सर। ये क्वेश्चन निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। ये नहीं सर, सर इसका थर्ड ऑप्शन होगा शायद। देखते हैं। इन द गिवन फिगर अ बॉल स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड सरफेस ऑफ रेडियस r. द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज। ये क्वेश्चन अच्छा है ना, इसमें सोचने वाली बात है। अब सब समझना। चलो जी, क्वेश्चन सुनो। ये क्वेश्चन अच्छा है, सुनने लायक और समझने लायक है। चलो इमेजिन करो कि मेरे पास में ये एक सेंटर है, ये रेडियस r है और यहाँ पे एक बॉल है मेरे पास में। बात समझ में आ रही है? यस सर। और Yes. लाइन है ये ऐसे है, तो ये एंगल इधर आ जाती है, बॉल घूम के ये आ जाती है, तो ये एंगल थीटा मैंने मान लिया। ये बोला गया। तो यहाँ पे जब बॉल पहुंचती है तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कितनी है? 0 है कि नहीं है? यस। अच्छा जब बॉल वहां से नीचे आई, यहाँ तक आई, तो मुझे बताओ यहाँ से लुढ़क कर यहाँ तक आगे होगी बॉल? यस। और यहाँ तक आ गई तो मुझे बताओ ये वाली जो हाइट है ये इसने डिसेंड की होगी? यस। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी और यहाँ पे आते आते इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी। है ना भाई, एनर्जी किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट हुई होगी। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? यस। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। ये हाइट पहले मैं निकाल लूँ कितनी होगी। अच्छा देख के बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे बताओ ये एंगल थीटा होगा? तो सर अगर वो ले ले तो सर अगर नीचे वाले को 90 माइनस थीटा ले ले तो फिर वो परपेंडिकुलर है, वो बेस हो जाएगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। थीटा है तो मुझे बताओ रीजन बीइंग ये r20 का लेंथ है, ये r है रेडियस। सर r sin थीटा होगा। r sin थीटा। तो मुझे बताओ कि जो छोटा वाला लेंथ है ऊपर वाला, इस येलो वाले लेंथ को मैं बात कर रहा हूँ, इस येलो वाले लेंथ
सर r minus r sin theta माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा r माइनस r sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. ऐसा है ना ये ट्रायंगल भाई, ये ट्रायंगल यहाँ से चला, ये रेडियस r था और ये रेडियस यहाँ पे r था, ठीक है। और मैंने बोला कि ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये मेरे पास में r sin थीटा बन गई, तो मुझे बताओ ये वाली कितनी हो जाएगी? इस पूरे में से ये माइनस कर दूं? Yes. सबको समझ यहाँ पे अगर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी तो यहाँ तक आते आते इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी मुझे बताओ? mg इंटू r माइनस r sin थीटा, और ये किस में कन्वर्ट हो गई? हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। Yes. m घट गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे v स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्या ये 2gr इंटू 1 माइनस साइन थीटा बन गई? Yes. वैल्यू लेंगे तो ये अंडर में क्या आएगा? 2gr 1 minus sin theta. 1 minus sin थीटा हो गया। कुछ आ रहा है क्या? ऐसा ऑप्शन है क्या? Yes sir. So third थर्ड। अब पूछा गया कि साउंड कौन से मीडियम में ट्रेवल करेगी फास्टर? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड। ठीक है। द एनर्जी ऑफ द वेव दैट पासेस, चलो साउंड तो तुम्हें करवाया नहीं गया, यस सर, ये क्वेश्चन बाद में ही करेंगे, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं है वर्क एनर्जी पावर का? Yes sir. आप बताओ डाउट्स क्या है? सारे डाउट मिस्टी की जरूरत रणवीर बन गया। डाउट बताओ। डाउट सर मुझे एचसी वर्मा से डाउट था, मैं आपको टीम से भेज दूं? हैं? सर एचसी वर्मा से डाउट था, मैं आपको टीम से भेज दूं? हाँ भेज दो। हाँ बोलो। सर जो आपने अभी जो रिंग वाला क्वेश्चन था उसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राउंड आपने वही वाला हॉरिजॉन्टल ले लिया था जो आपने बनाया था, बट सर अगर ऐसे देखा जाए तो वो रिंग के टॉप पे है, तो सर जो हमने अभी ये क्वेश्चन किया था रिंग वाला, सर उसमें आपने जो ग्राउंड लिया था आपने वो हॉरिजॉन्टल ले लिया था जो आपने कंस्ट्रक्ट किया। ये वाला सर मुझे आपकी स्क्रीन बहुत लैग होती थी। ग्राउंड लिया था कि जीरो लेवल लिया था? सर जीरो लेवल। हाँ हाँ। जब वो आपने वो कंस्ट्रक्टेड वाला लिया था। हाँ। बट सर एक्चुअल में तो उसका सर उससे देखो मैंने क्या बताया कि हम पोटेंशियल एनर्जी 2r से नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, मैंने क्या बताया इंशिया कि हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बात करते हैं। हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा किसकी बात करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी समझ रही हो? यस सर, यस सर। हाँ, तो चेंज की बात करते हैं हमेशा, तो चेंज के लिए आप किसी भी चीज को रेफरेंस मान सकती हो। यस सर, समझ आ गया। थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। सर वो चेन वाले क्वेश्चन जो होते हैं सर वो कैसे करें सर? वो नहीं होते सर। चेन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? हाँ सर, एक मॉड सर सेंटर ऑफ मास कराया था सर, वो रिवाइज करा दो। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है सर मॉड्यूल का। देखो ये टेबल 1, मेरी स्क्रीन आ रही कि नहीं आ रही है? रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, रीशेयर करता हूँ। सर रेड कर दिया किसी ने। नो सर, फ्रीज है आपकी स्क्रीन। एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन रीशेयर करता हूँ। रेड कर दिया किसी ने? रेड बस बस। अर्णव जी क्या हो गया है? किस बात की खुशी इतनी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया सर उसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बट सर ऑप्शन 3 तो करेक्ट है ना? इसमें ऑप्शन 2 होगा आंसर। यस सर। सर हमने जो क्वेश्चन 5 किया, क्वेश्चन 5 उसमें ऑप्शन 2 ही तो लगाया अपन ने। कौन सा लगाया? 2 ही तो लगाया था। लगाया सर, 3 लगाया शायद।
नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव लिखा है। यस सर। सर और एक बार ये भी बता दो कि सर स्प्रिंग का मतलब नेगेटिव कब लेना है और पॉजिटिव। स्प्रिंग की एनर्जी जब लॉस हो रही होगी तो नेगेटिव लेना है, गेन हो रही होगी तो पॉजिटिव लेना है। सर कैसे, मतलब जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया खींचेगा? कंप्रेशन की बात नहीं होती। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर तुमने किसी पार्टिकल को फेंका और वो स्प्रिंग पे जाके चिपका, तो वो स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ा रहा होगा तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, गेन हो जाएगी। यस सर। और जब वो स्प्रिंग दोबारा फेंक रही होगी तो वो लॉस हो रही होगी। चलो देखो ये चेन तो वाला मतलब क्वेश्चन, चेन है, यहाँ पे एक चेन ऐसे लटका रखी है और ऐसे करके लटका रखी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। और मैंने मान लिया कि इस चेन की जो लेंथ है वो L है और इसका टोटल मास M है, तो मुझे बताओ 1 मीटर का मास कितना होगा? 1 m 1 kg 1 kg सॉरी L ML नहीं होगा। यस ये सर। कितने बच्चों को समझ में आ गया? m/l। चलो अब आपको पता गया है कि इसका जो पोर्शन है ये L/3 मान लो कि मैंने हैंग कर रखा है ना। आवाज आ रही है? यस सर। ब्रेक कर रही है। हो रही है बीच में। अभी आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। चलो तो मैंने मान लिया कि L/3 लेंथ इसकी हैंग कर रखी है हमने। कितनी हैंग रखी है लेंथ? L/3। तो पूछा गया कि इस चेन को पूरा टेबल के ऊपर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि L/3 है तो सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे मैं सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूँ, है ना? यस सर। यस we can assume whole mass to be concentrated। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। यहाँ पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? यस सर मान। ये L/3 तो इसका सारा का सारा मास अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता ना, फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ पे होगा? सिमेट्रिकल सेंटर पे होगा। कहाँ पे होगा? सिमेट्रिकल सेंटर पे। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसका सेंटर जो होगा वो यहाँ पे होगा ऐसे। ये लेंथ कितनी होगी? मुझे बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L/6 हो जाएगी। यस सर। L/6 पे इस पूरे डायग्राम को मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि मेरे पास में इस पॉइंट से एक मास है जो L/6 लेंथ नीचे है। यस सर। यस सर। बाकी लटका हुआ मास। अच्छा ये मास कितना होगा? मुझे बताओ ये मास कितना होगा? M/3। अगर 1 मीटर का M/L है तो L/3 मास, L/3 लेंथ का मास कितना होगा? M/3 होगा। मुझे बताओ M/3 को ऊपर खींचना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? mg into this height mg L/18 हो गया आंसर। यस सर mg/18। यस सर। यस सर। कैसे हुआ? क्योंकि भाई मास इंटू जी इंटू एच होता है। अगर कौन डिस्कनेक्ट हुआ था तो बताना दोबारा से। तो टेबल के ऊपर जो चेन है उसका क्या होगा? मतलब उसको भी तो हम खींच रहे हैं। उससे खड़ी हुई टेबल पे आराम से, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। उसके ऊपर ही रख देंगे आप इसको। उसके ऊपर ही रखना है तो, है ना? ओके सर। सर हाँ जी यार एक बार दोबारा बता दो फिर। मैं बता रहा हूँ। देखो क्या बोला गया है कि यश की एक L/3 लेंथ मेरे पास लटकी हुई है जिसका मास मैंने बोला कि उसका मास M/3 होगा। यस सर ठीक है। अब वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं सेंटर मास पे। तो सर इसका सेंटर ऑफ मास आपने कौन से वाला माना, मतलब जो ग्रीन डॉट है? वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारा का सारा मास आप कॉन्सेंट्रेट मानते हो। और अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर मास कहलाता है। मुझे बताओ L/6 लेंथ है तो L/3 लेंथ थी तो L/3 का आधा क्या होगा? L/6 पे ही होगा ना सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस मास को हम पकड़ के ऊपर खींचना है। यस सर। तो कितना होगा? mgh हो जाएगा। सर आ गया। आ गया? चलो फिर जाओ आज मजे करो, अगली क्लास अटेंड करो। थैंक यू सर। वो क्लास थैंक यू सर। बाय के वर्क एंड एनर्जी के मॉड्यूल थैंक यू सर। हैं? थैंक यू सर।
वर्क एनर्जी की क्लास करनी है ना। हाँ सर थैंक यू सर, हैव अ नाइस। चलो थैंक यू सर। सर हम NC1 में से रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन करने लगते हैं। रिफ्रैक्टिव कैपिलरी करना अभी नहीं, रिफ्रैक्शन में बताऊंगा करना। हाँ बोलो कुछ सर, वो आवाज दे रहा था, बताओ। हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि आप मोटर के क्वेश्चंस करवाओगे सर जो मॉड्यूल में है। मॉड्यूल क्यों करवाएंगे? नहीं सर वो वर्क एनर्जी के जो पिछले साल के मॉड्यूल में है। कराएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, डिस्कशन करेंगे उसका भी। ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड डे सर। थैंक यू।